वेलकम टू द न्यू वीडियो विद क्लास 12 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और जो इंटेंसिटी जो क्रिएट की जाती है कूलम्स फोर्स के द्वारा उसके बारे में। तो उसको जानने से पहले एक बार कूलम्स लॉ को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। अब हमने पढ़ा था जो किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, तो उस केस में जब भी जो भी फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं कूलम्स फोर्स। तो उसी को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया था जो फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर, इस तरह से आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। ये क्या देता था हमें, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स देता था, वो चाहे वो अट्रैक्शन की हो चाहे वो रिपल्शन की हो। जब इसको हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो अगर हम क्या ले लेते थे, फोर्स 1 2 ले लेते थे, तो उस केस में हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 का मैग्नीट्यूड इनटू में R यूनिट वेक्टर, और फिर उसको हमने आगे फर्दर रीड किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, इसको हम क्या लिख सकते थे, R1 माइनस R2, सॉरी इसका क्या था, स्क्वायर था, और इसको क्या लिख सकते थे हम, इसका स्क्वायर, और इनटू में यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते थे, R12 वेक्टर और डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 वेक्टर। तो ये मिलके क्या बना देते थे हमारे पास, ये बना देते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब बन जाता था, और इनटू में ऊपर आ जाता था R1 माइनस R2 वेक्टर। ये हमारा R2 माइनस R1 भी हो जाएगा, वो डिपेंड करता है कि हमने जो पोजीशन वेक्टर लिया है कि नहीं, दो वेक्टर दो चार्जेस के बीच में, उसके ऊपर कि हमने वो R1 से R2 के लिए लिया है या R2 से R1 के लिए लिया है। तो इसमें कोई भी इतना बड़ा इश्यू है नहीं। तो इसी को स्टडी करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, अभी तक तो हमने क्या स्टडी किया, जब हमारे पास क्या थे, कोई भी दो चार्जेस लाई कर रहे थे स्पेस के अंदर, लेकिन अगर हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेस प्लेस कर रहे होंगे तो उस टाइम पर क्या होगा, तो उस टाइम पर क्या, जब दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है या रिपल्शन लग रही है, तो उस टाइम पर क्या तीसरा कोई चार्ज उसको इफेक्ट करने का काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसी को स्टडी करने के लिए हम जो आगे प्रिंसिपल स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर हमारे पास कितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हों, वो क्या नहीं करेंगे, वो किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है उनके ऊपर अपना कोई भी इंपैक्ट डालने का काम नहीं करेंगे। तो देखो इसी को समझते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर देखने का काम करें, ये हमने क्या ले लिया, हमने कोई भी 3D स्पेस कंसीडर कर लिया, इसमें एक चार्ज हमने ये मान लिया, एक चार्ज हमने ये मान लिया, एक चार्ज हमने ये मान लिया। अगर इसका नाम है क्या Q1, इसका नाम है क्या चार्ज Q2, और इसका नाम क्या है चार्ज Q3। ठीक है, अगर यहां से हम पोजीशन वेक्टर देख लें तो एक तो ये हो गया, एक इसका पोजीशन वेक्टर हो गया ये। अगर इनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की और उसके लिए बात करें तो इसका जो R12 वेक्टर है, ठीक है, तो इनके जो बीच में जो फोर्स एक्ट करेगी वो कौन सी होगी, उसको हम F12 भी बोल सकते हैं और F21 भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम दूसरी बात कर लेते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि जब हम बात कर रहे हैं सेकंड चार्ज और थर्ड चार्ज के बीच की, तो उस टाइम पर जो F13 होगा, कि जब क्या हो रहा है, जब फोर्स की बात करें F12 के बारे में, तो क्या उस पर जो ये जो चार्ज है ये उसके ऊपर फोर्स लगाने का काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसका इंपैक्ट इस फोर्स के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही जब अगर हम बात करते हैं इस फोर्स के बारे में, इन दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्शन की चाहे वो रिपल्शन की है, उसके ऊपर इस चार्ज का कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। फिर ये बात आ जाती है, तो फिर इसके ऊपर अगर हम बात करें Q2 के ऊपर, तो टोटल चार्ज Q2 के ऊपर क्या होगा। तो जो Q2 के ऊपर जो टोटल जो फोर्स एक्ट की जाएगी दोनों चार्ज के द्वारा, वो क्या बन जाएगी, जैसे अगर बात करें फोर्स ऑन चार्ज 2, वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी F21 भी हो जाएगी और F23। तो यहां से क्या देख सकते हैं कि यहां पर क्या आ रहा है, हमारे पास इंडिविजुअल सम आ रहा है, वेक्टर सम आ रहा है, किस चीज का, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 3। तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ये तो चार्ज क्या है Q1 और ये चार्ज क्या है Q2।
ये बात क्लियर होगी हमें यहां से? बिल्कुल होगी। अब अगर हम बात कर लेते हैं, यहां से भी यही चीज रिप्रेजेंट करने की बात की गई है। अगर यहां पर चार्ज हमारे पास क्या Q0 चार्ज प्रेजेंट है, देखिए ये मेंशन किया गया है। तो Q0 के ऊपर जो Q1 का जो फोर्स होगा उसको तो हम क्या बोल देंगे, F01 बोल देंगे। इसके ऊपर जो इसका फोर्स होगा Q2 का उसको हम बोल देंगे F02 बोल देंगे। इसके द्वारा जो होगा 3 के द्वारा उसको हम बोल देंगे F03। ये बात हमें क्लियर होगी। तो जो F01 है, F02 है, F03 है, ये जो एक दूसरे के द्वारा जो फोर्सेज अप्लाई की जा रही हैं, तो F01 है इसका इस फोर्स के ऊपर और इस फोर्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली ये दोनों फोर्सेज भी इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो देखिए इसी को स्टडी करते हैं। तो क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू एनी चार्ज, कि जो फोर्स होता है किसी भी चार्ज के ऊपर किसी भी दूसरे चार्ज के द्वारा किसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं किया जाता, वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस। कितने भी नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हो स्पेस के अंदर, वो दूसरे किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में जब फोर्स लग रहा है उनको वो बिल्कुल भी इफेक्ट करने का काम नहीं करेंगे। तो अगर बात करें उसके रिजल्टेंट की, तो देखिए जो टोटल जो फोर्स आएगा वो क्या जाएगा 1/4πε0 Q, और इसमें क्या जाएगा I = 1 से लेकर n तक, और ये क्या जाएगा QI इंटू में RI वेक्टर डिवाइडेड बाय RI का स्केयर। अब ये RI क्या है, इसके लिए भी हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसको आपको समझाने का काम करते हैं। तो देखिए अभी यहां देखिए जो F01 है वो क्या है 1/4πε0 Q0 Q1 डिवाइडेड बाय R स्केयर इंटू में R वेक्टर है। ऐसे अगर बात करेंगे आप 02 की, वो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q0 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्केयर इंटू में R यूनिट वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही F0n के लिए भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q0 Qn डिवाइडेड बाय R का स्केयर इंटू में R यूनिट वेक्टर। अभी जो R यूनिट वेक्टर इनके लिए हम क्या कह देंगे 01 01, क्योंकि फर्स्ट 01 के लिए है। इसके लिए क्या हो जाएगा 02, और ये भी 02 वेक्टर का, ये 0n है और ये भी क्या है 0n है। ये बात यहां तक समझ में आ गई। जब इनको सभी को एड अप करेंगे किस तरह से, तो F इक्वल्स टू क्या, जैसे F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस, इसी तरह से जब हम इसको इस तरह से लिखने का काम करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पर जो हमारे पास रिजल्ट आने का काम होगा उसको हम क्या बोलेंगे। देखो F01 की जगह ये वैल्यू प्लेस करते हैं। पहले आप यहां से देख सकते हैं सभी के अंदर जो 1/4πε0 क्या है, कॉमन है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉमन। ऐसे अगर हम देखें तो Q0 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 तीनों में ही कॉमन है, तो इसीलिए यहां से हम Q0 को भी मल्टीप्लाई में ले सकते हैं। उसके बाद यहां से हमारे पास क्या बनता है, अगर फर्स्ट केस में देखें तो Q1 डिवाइडेड बाय R01 का स्केयर इंटू में R01 वेक्टर प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R02 का स्केयर इंटू में R02 वेक्टर प्लस, इसी तरह से हम सिमिलरली क्या लिख सकते हैं Qn डिवाइडेड बाय R0n इंटू में R0n का ये। तो जब इसी को देखो, जब अगर फर्स्ट चार्ज था, जब I की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो उसको हमने 0I और I की जगह 1 1 1 लिख लिया। जब अगर सेकंड चार्ज की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, n की जगह सॉरी I की जगह क्या आ गया 2 आ गया। जब थर्ड की बात करें तो ये आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से देखिए 1/4 देखो Q डिवाइडेड बाय 4πε0 आ गया एज इट इज, और इस सभी का अगर हम समेशन ले लें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं I इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, और क्या आ जाएगा QI डिवाइडेड बाय RI का स्केयर इंटू में RI वेक्टर। देखो कुछ भी नहीं किया है। जब अगर हमने बात की यहां पर I की वैल्यू को 1 रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा। तो ये फोर्स किसकी बन गई 0 1 वाली बन गई। जब I की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये फोर्स बन जाएगी 0 2 वाली, फिर 0 3 वाली, और इसी तरह से 0 n तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें कोई भी बड़ी डील है ही नहीं, ये हमें बात सारी क्लियर हो गई है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जो चार्जेस हैं वो क्या किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए प्रेजेंट होते हैं स्पेस के अंदर, या कुछ
और भी क्राइटेरिया होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग यहां पर डिस्क्राइब करने का काम करते हैं क्या, टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो चार्ज है वो हो सकता है किसी पर्टिकुलर पैटर्न में भी हो, या हो सकता है वो रैंडमली किसी फॉर्मेट में प्रेजेंट हो। तो उसी चीज को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला जो आता है चार्ज, वो क्या है, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट से जैसा नाम से ही पता लग रहा है कि जो डिस्क्रीट का मतलब क्या है, रैंडमली कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, उनके लिए कोई भी प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर से नाम ही पता लग रहा है, लीनियर मींस लाइन। तो देखो नाम में ही छिपा हुआ है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब क्या होता है चार्ज पार्टिकल्स किसी भी लाइन को फॉलो करते हुए प्रेजेंट होंगे स्पेस के अंदर, वो क्या हो जाएगा, लाइन। ऐसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो इसी चीज को अब आगे फर्दर डीप में स्टडी करते हुए चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले आ जाता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, यहां पर जो वेरियस पॉइंट चार्जेस प्रेजेंट होते हैं वो कहां होते हैं, डिफरेंट सेपरेट स्पेस पोजीशंस में होते हैं। तो देखो जैसे यहां पर क्या है, सब रैंडमली इधर उधर प्रेजेंट है। तो ये यहां पर क्या डिफाइन करने का काम कर रहा है कि जो चार्जेस हैं वो एक जगह पर प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो रैंडमली इधर उधर स्प्रेड हो रखे हैं और वो सेपरेट पोजीशंस पर लाई कर रहे हैं। उसके बाद जब हम आगे बात करते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो बात हमें क्लियर होगी नाम से ही कि जब चार्ज पार्टिकल्स कहां होंगे, एक पर्टिकुलर लाइन को फॉलो कर रहे हैं। वो लाइन क्या हो सकती है, वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है या वो लाइन इस तरह से कर्व भी हो सकती है। ये बात आ गई। फिर अगर बात कर लेते हैं जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये क्या होता है, इट इज अ चार्ज कंटिन्यूअसली प्रेजेंट एट ऑन ए लाइन। वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। उसके बाद अगर देख लेते हैं जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कंसीडर करते हैं। कब, जब हम बात करते हैं डेरिवेशंस की या एक्सप्रेशंस को सोल्व आउट करने की। तो जो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज है उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा के साथ। अगर बात करें कि जो अगर लैम्डा को, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज को अगर हमें डिफाइन करना, तो वो हम क्या कहेंगे कि कितना चार्ज प्रेजेंट है कितनी लेंथ में। ठीक है, क्या कह सकते हैं, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ की, पर यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग कितना चार्ज प्रेजेंट, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। अगर बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एल। एल क्या है, लेंथ है, क्यू क्या है, क्यू है चार्ज। ठीक है, अब हमें पता चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम, और लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये क्या आ गया, कूलम मीटर आ गया, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, कूलम मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये बात हमें यहां तक क्लियर होगी, बिल्कुल इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस से हमें पता लग रहा है जब क्या हुआ, चार्ज चाहे फॉर्मेट में किसी में भी प्रेजेंट हो, लेकिन वो पर्टिकुलर सरफेस में लाई कर रहा हो, है ना। तो यही बात है, इट इज कंटिन्यूअसली प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एनी शेप। वो शेप कैसी भी हो सकती है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, वो किसी भी पॉलीगन की शेप में हो सकती है। ठीक है, लेकिन वो क्या होंगे, वो सरफेस पर ही बने रहेंगे। इसको अगर बात करें, जैसे हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोल रहे थे, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज से डिफाइन करने का काम करते हैं, ऐसे ही जो इसको हम क्या किससे डिफाइन करने का काम करते हैं, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज से। अगर इसके लिए बात करें तो सिंबल हम क्या यूज करते हैं, ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं। और इसके लिए जो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। अब यहां पर भी वही बता देते, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम, और एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बन गई, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल। अब देखिए हमें ये बात पता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाने का काम करता है, वो चाहे अट्रैक्शन की फोर्स हो या वो रिपल्शन की फोर्स हो। अब हमें यह भी पता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही सेट होती है, कि उस पर्टिकुलर एरिया के बाद वो अपना फोर्स को दूसरे किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर एग्जर्ट नहीं करवा पाते, क्योंकि उसके साथ साथ जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है तो उसकी जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, ठीक है, वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो देखो इसी बात को समझाया गया है। जैसे अगर मान लेते हैं हम, क्या है, ये सेंटर पे क्या है, एक चार्ज है, तो इसके अराउंड क्या है, सरफेस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया तक, जिस पर्टिकुलर एरिया की लिमिट तक एक दूसरा चार्ज उस पर्टिकुलर चार्ज के फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, द स्पेस अराउंड अ चार्ज विद इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। तो यही बात होगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। अब उसके बाद आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात कर लें, हमने जो फोर्स पढ़ रखी है, फोर्स क्या पढ़ रखी है हमने, फोर्स पढ़ रखी है इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, है ना। तो अब देखो एक बार देखते हैं
कि जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको मेजर किया जाता है बाय क्वांटिटी कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी वीक है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म में मेजर करने का काम करते हैं। ठीक है, वो क्या हो सकती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी ज्यादा, तो उसकी जो फील्ड है जो उसके द्वारा जो फोर्स लगाई जा रही है वो एक्सपीरियंस की जाएगी वो भी क्या होगी ज्यादा होगी, और वो ज्यादा पर्टिकुलर एरिया तक एक्सपीरियंस की जा सकती है। तो देखो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट ए पॉइंट प्लेस्ड एट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही बात बताई गई है कि जो टेस्ट चार्ज के द्वारा कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो अब देखिए यहां पर आइए, इसके अंदर जो Q0 है, Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज है। अब हमने क्या बताया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E बार, वो क्या बताई, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज, ये बताई गई है। बिल्कुल, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, यही बात तो हमें बताई गई है, इसके अलावा और इसमें है क्या, यही बात बताई गई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है टेस्ट चार्ज के द्वारा। ठीक है, अब देखिए इसमें, देखिए इसके अंदर जो Q0 है, जो Q0 इधर से जब क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां पर आने का काम करेगा, तो हमारे पास यहां से सिर्फ कितनी टर्म्स बच जाएंगी, हमारे पास यहां से सिर्फ ये टर्म बच जाएंगी या नहीं बच जाएंगी, बिल्कुल बच जाएंगी। तो हम क्या कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इनटू में बच गया Q और डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो जो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये वो फोर्स होते हैं जो एक्सपीरियंस की जाती है किसी भी टेस्ट चार्ज के द्वारा जब वो किसी भी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है। तो ये बात हमें यहां से क्लियर होगी। चलो इसी को और डीप में स्टडी करने का काम करते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर हम बात करते हैं, तो देखो यहां पर क्या लिया गया है, एक चार्ज लिया गया है Q नाम का, और एक दूसरे पॉइंट पर क्या लिया गया, कोई भी छोटा चार्ज लिया गया है। तो जो फोर्स होगी, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाय में R का स्क्वायर। अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये बात हमने स्टडी की थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज। तो इसमें से क्या होगा, ये जो टेस्ट चार्ज है इधर से इधर आने का काम करेगा। तो इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो रिजल्ट बचेगा, वो रिजल्ट कौन सा बचेगा, वो रिजल्ट यही तो बचेगा, इसके अलावा क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। तो इसी को हमने क्या कर दिया, यहां पर मेंशन कर दिया गया है। तो ये बात यहां से हमें क्लियर होगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको किस तरह से डिनोट किया जा सकता है। तो इसी के साथ आज वाइंड अप करने का काम करते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के